वेलकम बैक टू गर्ली स्टडी। आज हम लोग क्लास 10th के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर फर्स्ट पावर शेयरिंग को करने जा रहे हैं। इस चैप्टर का फुल नोट और 1 पेज नोट्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो कि आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो इस चैप्टर को हम लोगों को पढ़ने से पहले समझना है कि इसमें हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहली चीज़ें, पावर शेयरिंग होता क्या है। पावर का जो शेयरिंग होता है वो किसी दो कम्युनिटी या फिर दो डिफरेंट कल्चर के लोगों के बीच में ही हो सकता है, क्योंकि दो डिफरेंट कल्चर के लोग के बीच में ही कन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं आगे जाके कि उनको पावर ज़्यादा है या उनके पास पावर कम है। तो इसमें दो कंट्रीज़ को हम लोग डील करेंगे। पहला कंट्री है बेल्जियम, जिसके बारे में डिटेल से पढ़ना है कि वो कहाँ है बेल्जियम, उसका पॉपुलेशन कितना है और कौन कौन से लैंग्वेज बोलने वाले लोग वहाँ हैं। और दूसरा है श्रीलंका, जिसमें कि एक वर्ल्ड वार भी हुआ था श्रीलंका में, जो कि उसके इकोनॉमिक और पॉलिटिकल दोनों ग्रोथ को अफेक्ट किया था और क्यों हुआ था वो भी पढ़ना है। उसके अलावा एक चीज़ है मेजोरिटेरिज्म, वो पढ़ना है। एकोमोडेशन हुआ था इन सब चीज़ों के बाद बेल्जियम में, ये पढ़ना है। पावर शेयरिंग का प्रूडेंशियल और मोरल, ये दोनों रीजंस पढ़ना है कि ये दोनों रीजंस क्या हैं, और एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स और 3 मार्क्स में भी। उसके अलावा अब जो लास्ट चीज़ है ये है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग की। ये सब चीज़ होने के बाद पावर शेयरिंग के कौन कौन से फॉर्म्स हैं, उसके एग्जाम्पल्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना चैप्टर। ये ओवरव्यू दिया हुआ है इस चैप्टर का। विद दिस चैप्टर वी रिज्यूम द टूर ऑफ डेमोक्रेसी दैट वी हैव स्टार्टेड लास्ट ईयर। क्लास 9th में ही हम लोग डेमोक्रेसी के बारे में पढ़े थे, चैप्टर फर्स्ट में ही दिया हुआ है। वी नोटेड लास्ट ईयर दैट इन अ डेमोक्रेसी ऑल पावर डज नॉट रेस्ट विथ एनी वन ऑर्गन ऑफ द स्टेट। दिया हुआ है कि क्लास 9th में या पिछले साल ही हम लोग पढ़े थे कि डेमोक्रेसी जो है, मतलब लोकतंत्र जो है, इसमें सारा पावर जो है वो किसी एक ऑर्गन के हाथ में या एक स्टेट के हाथ में नहीं रहता है, क्योंकि हम लोगों को बता दिया गया था कि पावर शेयरिंग मतलब पावर का बंटवारा, और वो पावर का बंटवारा किसी एक के हाथ में नहीं हो सकता है। हर जगह, जैसे इंडिया में ही सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कुछ अपनी पावर है जो हम लोगों को इसी चैप्टर बुक के पॉलिटिकल साइंस के 10th के बुक के चैप्टर 2 में पढ़ना है कि जो स्टेट लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट है और जो लिस्ट है उसमें हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। तो उसका भी वीडियो थोड़ा दिन के बाद बनाया जाएगा, लेकिन पहले हम लोग इस चैप्टर को देखते हैं। तो उसमें दिया हुआ है कि एन इंटेलिजेंट शेयरिंग ऑफ पावर अमॉन्ग लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू द डिज़ाइन ऑफ ए डेमोक्रेसी। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये तीनों जो हैं वो अपना अपना वर्क करती हैं। लेजिस्लेचर का काम क्या होता है वो हम लोग 7th क्लास से ही पढ़ रहे हैं, ये लॉ बनाता है। एग्जीक्यूटिव जो है वो देखता है कि कोई लॉ जो है वो इम्प्लीमेंट हुआ या नहीं, और जुडिशरी का काम होता है कि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव इस दोनों का काम प्रॉपरली अगर नहीं होता है तो उनको पनिश करना या फिर उनको देख रेख करना जुडिशरी का काम होता है। इन दिस एंड द नेक्स्ट 2 चैप्टर्स वी कैरी द आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग फॉरवर्ड। इस चैप्टर में और अगले 2 चैप्टर में हम लोग जो पावर शेयरिंग का आइडिया है उसको आगे ले जाएंगे। वी स्टार्ट विद 2 स्टोरीज फ्रॉम बेल्जियम एंड श्रीलंका। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोग जो ये स्टार्ट करेंगे चैप्टर बेल्जियम और श्रीलंका से। बोथ दीज स्टोरीज आर अबाउट हाउ डेमोक्रेसी हैंडल डिमांड फॉर पावर शेयरिंग। दोनों स्टोरी एक ही चीज़ बताएगा कि पावर शेयरिंग कैसे आया और कैसे डिमांड हुआ उसके लिए। द स्टोरी येल्ड सम जनरल कंक्लूजन अबाउट द नीड ऑफ पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी। फिर वही चीज़ बताया जा रहा है कि दोनों चैप्टर्स में, दोनों कहानी में हम लोगों को यही पढ़ना है कि पावर शेयरिंग का जो है वो नीड क्यों है और किस लिए है। दिस अलाउ अस टू डिस्कस वेरियस फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग दैट विल बी टेकन अप इन द फॉलोइंग 2 चैप्टर्स। और ये जो है हम लोगों को पावर शेयरिंग के बारे में डिस्कस करने का मौका देगा इस दोनों चैप्टर में। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर में है क्या। सबसे पहले देखिए, बेल्जियम इज अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप। कुछ चीज़ें जो है इसमें से निकल के आएंगी। वो सबसे पहला चीज़ ये है कि बेल्जियम जो है वो कंट्री, एक स्मॉल कंट्री का पार्ट है, वो है यूरोप का। स्मॉलर इन एरिया देन स्टेट हरियाणा। इस चीज़ को आप एक जगह लिस्ट कर सकते हैं कि बेल्जियम और श्रीलंका में दोनों में अलग अलग क्या है। सबसे पहले क्या है, तो यूरोप का एक कंट्री है बेल्जियम, उसका जो पॉपुलेशन है वो हरियाणा से भी कम है। उसके बाद है इट हैज़ बॉर्डर विद नीदरलैंड, फ्रांस एंड जर्मनी। फ्रांस, जर्मनी और नीदरलैंड जो है इसका बॉर्डर कंट्री है, जैसे इंडिया का नेपाल, भूटान, चाइना, ये सब है उस तरह से। उसके बाद 1 करोड़ से भी कम इसका पॉपुलेशन है, और इसका जो इथनिक कंपोजिशन है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये 1 मार्क्स से लेकर 5 मार्क्स तक पूछा जाता है कि इथनिक कंपोजिशन उसका क्या था, तो आप उस मार्क के हिसाब से उसको पूरा एलेबोरेट करेंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या क्या निकला कि बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा कंट्री है जो कि हरियाणा से पॉपुलेशन में भी छोटा है। 1 करोड़ से कम इसका पॉपुलेशन है, और इसका जो बॉर्डर कंट्री है नीदरलैंड, फ्रांस और जर्मनी है।
अब इसका इथनिक कंपोजिशन मतलब होता है कि डिफरेंट लोग या फिर डिफरेंट कम्युनिटी के जो डाइवर्सिटीज़ हैं उसको कहा जाता है इथनिक। तो सबसे पहला दिया हुआ है कि इसका टोटल पॉपुलेशन जो है उसका 59% फ्लेमिश रीजन का लोग है जो कि डच बोलता है। तो आप डायरेक्ट लिखेंगे कि 59% डच बोलते हैं, 40% लोग जो हैं वो फ्रेंच बोलते हैं और 1% लोग जर्मन बोलते हैं। और इसी का जो कैपिटल है बेल्जियम का ब्रसेल्स, वो वहाँ पे 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% डच बोलते हैं। बेल्जियम और ब्रसेल्स ये दोनों जगह जो है, मतलब जैसे इंडिया का कैपिटल न्यू दिल्ली है, तो इंडिया में कौन से लोग कितना बोलते हैं, कोई लैंग्वेज स्पेशल, तो उसको आपको बताया जाएगा कि इंग्लिश इतना बोलते हैं, हिंदी इतना बोलते हैं और बिहारी इतना बोलते हैं। एक ये हो गया। दूसरा, अब आपको समझाया जाएगा कि न्यू दिल्ली में इतना लोग इंग्लिश बोलते हैं, इतना हिंदी बोलते हैं और इतना बिहारी बोलते हैं। तो यही यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि बेल्जियम और ब्रसेल्स। तो बेल्जियम में आपको दिया हुआ है कि 59% लोग जो हैं डच बोलते हैं, 40% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 1% लोग जर्मन बोलते हैं। जबकि उसी की कैपिटल ब्रसेल्स में 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% डच बोलते हैं। तो आपको ये इसलिए समझाने के लिए दो दिया हुआ है कि एक ही जगह के दो, मतलब कैपिटल में दो एक ही लैंग्वेज का किया गया है डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब जो चीज़ कैपिटल में सबसे ज़्यादा है वो पूरे कंट्री में ज़्यादा नहीं है। बेल्जियम में डच ज़्यादा बोला जा रहा है, लेकिन ब्रसेल्स में फ्रेंच ज़्यादा बोला जा रहा है। तो 80-20 का इधर है, उधर है 59, 40 एंड 1 हो गया। अब इसमें हम लोगों को पढ़ना है श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका क्या दिया हुआ है? श्रीलंका इज एन आइलैंड नेशन। ये सबको पता है कि वो एक आइलैंड है श्रीलंका। जस्ट फ्यू किलोमीटर ऑफ साउदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु, तमिलनाडु से थोड़े ही कुछ किलोमीटर्स दूरी पे। इट हैज़ अबाउट 2 करोड़ पीपल, मतलब इसका जो पॉपुलेशन है हरियाणा के इक्वल में 2 करोड़ है। श्रीलंका हैज़ ए डाइवर्स पॉपुलेशन। श्रीलंका जो पॉपुलेशन है वो डाइवर्स है। वैसे तो बेल्जियम का भी पॉपुलेशन डाइवर्स था क्योंकि 3 तरह के लोग थे वहाँ और तीनों का लैंग्वेज का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग टाइप से था। तो यहाँ दिया हुआ है कि 2 करोड़ इसका हरियाणा के इक्वल में पॉपुलेशन है और यहाँ पे डाइवर्स पॉपुलेशन है। अब इसमें दिया हुआ है एक सिंहाला लैंग्वेज है जो कि 74% लोग वहाँ के बोलते हैं और दूसरा है तमिल स्पीकर वहाँ पे 18% है। अब इस 18% में 13% श्रीलंकन तमिल्स है और जो बचे 7% वो इंडियन तमिल्स और क्रिश्चियन हैं। इस चीज़ को समझने के लिए हम लोगों के अंदर अगर कुछ डाउट रह जाते हैं तो उसको हम लोग कॉपी में अच्छे से समझते हैं कि हम लोगों को इसमें क्या समझाना चाह रहा है। सो देखिए, बेल्जियम में 59% डच हैं, 40% फ्रेंच है और 1% जर्मन है। जबकि ब्रसेल्स में 80% फ्रेंच है और 20% डच है। तो हम लोगों को मेनली इस दोनों लैंग्वेज पे फोकस करा जा रहा है कि किसी कंट्री के सेम जगह पे, जैसे ये हुआ न्यू दिल्ली और ये हुआ इंडिया। तो इंडिया में 59% लोग डच और फ्रेंच बोल रहे हैं, जबकि न्यू दिल्ली में 80% फ्रेंच बोले। यहाँ 40 और 80, यहाँ 40 का डिफरेंस है और यहाँ 59 और यहाँ 20। तो यही दिखाया जा रहा है कि 2 जगह पे कॉन्फ्लिक्ट है लैंग्वेज का। उसके अलावा अब हम लोगों को दूसरा जगह देखना है श्रीलंका। श्रीलंका के बारे में हम लोगों को ये पढ़ना है कि श्रीलंका में जो 74% लोग थे वो सिंहाला लैंग्वेज बोलते थे, जबकि 18% लोग तमिल स्पीकर थे। इस 18% को भी डिस्ट्रीब्यूट करा गया है, जिसमें कि 13% श्रीलंकन तमिल्स थे, जिसके 4 फादर जो थे वो श्रीलंकन ही थे, जबकि बाकी के 6% लोग इंडियन तमिल्स थे। इस चार्ट को एक बार अच्छे से समझिए, आपको पूरा समझ आ जाएगा कि बेल्जियम ब्रसेल्स इस 2 जगह में कैसे डिफरेंस है लैंग्वेज का और श्रीलंका में क्या क्या डिस्ट्रीब्यूशन है लैंग्वेज का, क्या क्या परसेंटेज है। एक ऊपर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा हुआ है, व्हाट इज सिमिलरिटीज बिटवीन बेल्जियम एंड श्रीलंका। यही क्वेश्चन है इम्पॉर्टेंट, जो कि आपको ये भी पूछ सकता है कि दोनों में सिमिलरिटी क्या था। तो सिमिलरिटी था इतनी कंपोजिशन के अलावा और क्या क्या चीज़ें हैं, आप कमेंट करिए तो देखते हैं आपको आता है या नहीं। इसके अलावा अब अगला चीज़ है मेजोरिटीज़म। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखिएगा, यहाँ पे दिया हुआ है मेजोरिटीज़म। एनसीईआरटी का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये याद रखिए, एग्जाम के लिए भी बेनिफिशियल ये रहेगा आप लोगों के लिए कि अगर वो कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसका आंसर आप कोशिश करिए कि अपनी एनसीईआरटी के ही लैंग्वेज में दे, क्योंकि वो 100% और बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट रहता है, जो कि सारे बात को कंक्लूड कर लेता है जो क्वेश्चन में आस्क करता है। तो मेजोरिटीज़म देखते क्या होता है। ए बिलीफ दैट द मेजोरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल अ कंट्री इन विच एवर वे इट वांट बाय डिसरिगार्डिंग द विशेज एंड नीड ऑफ द माइनॉरिटी। तो
एक बिलीव है, ऐसा माना गया है कि मेजोरिटी कम्युनिटी जो होगा, जैसे 74% श्रीलंका में जो लोग थे वो सिंघाला लैंग्वेज बोलते थे, तो ये यहाँ मेजोरिटी कम्युनिटी था। तो वो जो है वो चाहेगा तो वो किसी भी कंट्री को रूल कर सकता है जिस तरीका से वो चाहे। तरीका यहाँ दो दिया गया है कि या तो उसके विशेष मतलब उसकी जो इच्छा है उसको डिसरिगार्ड करते हुए, मतलब उसको तिरस्कृत करते हुए, और नीड्स ऑफ द माइनॉरिटी या उसके माइनॉरिटी के नीड्स को फुलफिल करते हुए, नीड्स को भी डिसरिगार्ड करते हुए। तो विश और नीड्स दोनों को डिसरिगार्ड करके भी वो मेजॉरिटी कम्युनिटी एबल हो सकता है किसी कंट्री को रूल करने के लिए। ऐसा कोई भी रूल बनाया नहीं गया था, लेकिन ऐसा माना गया था कि मेजोरिटरिज्म जो होता है उसका मतलब ये है कि कोई कम्युनिटी अगर किसी भी कंट्री या स्टेट में या फिर कहीं भी जगह पे एक छोटे से कम्युनिटी में भी अगर मेजोरिटी में है तो वो उस कंट्री को या उस स्टेट को या उस कम्युनिटी को रूल कर सकता है जिस वे में वो चाहे, चाहे वो उसका विशेष यानी डिमांड या फिर नीड को डिसरिगार्ड करे या फिर फुलफिल करे। यहाँ फुलफिल का बात नहीं कहा गया है, लेकिन फुलफिल भी करते हैं लोग यहाँ। अब आगे हम लोगों को पढ़ना है कि इन 1956 एन एक्ट वाज पास रिकॉग्नाइज सिंघाला एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। 10 मतलब कि 1956 में एक एक्ट पास हुआ जो कि सिंघाला लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बता दिया। ऑफिशियल लैंग्वेज मतलब ये कि कोई लैंग्वेज लोग बोले या ना बोले, सिंघाला सुप्रीमेसी बन गया है और उसको बोलना ही है। 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था, 1948 में श्रीलंका को इंडिपेंडेंट नेशन बता दिया गया था। इस पेज में हम लोग को यही इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी थी। अब इसके आगे जो है वो एक अप्रॉक्स 3 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलिए उस क्वेश्चन को डील करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऊपर में लिखा हुआ है, व्हाट लेड टू सिविल वार इन श्रीलंका। श्रीलंका में ऐसा क्या हुआ कि सिविल वार आ गया, सिविल वार का जो नौबत है वो श्रीलंका में क्यों आया। तो सबसे पहला चीज़ ये था कि वहाँ डिफरेंट तरह के लोग थे। सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है कि सिविल वार होता क्या है। ए वायलेंट कन्फ्लिक्ट बिटवीन अपोजिंग ग्रुप्स विद इन अ कंट्री दैट बिकम सो इंटेंस दैट इट अपीयर्स लाइक अ वार। मतलब यहाँ दिया गया है कि कन्फ्लिक्ट मतलब दो ग्रुप्स के बीच में किसी एक चीज़ को लेके कन्फ्लिक्ट होना यानी संघर्ष होना या फिर बात। तो दो ग्रुप के बीच में अगर किसी एक चीज़ को लेके बात के बीच में विवाद होता है तो वो अपीयर करने लगता है वॉर के तरह। यहाँ जबकि अपीयर यूज़ किया गया है और लेकिन श्रीलंका में वॉर हुआ था जो कि उसके इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल, जो कि उस श्रीलंका को बहुत ज़्यादा उसके इकोनॉमिकल और सोशल ग्रुप्स को तोड़ दिया था। उसके डेवलपमेंट का एक एक्सीलेंट रिकॉर्ड था जिसको वो डिस्ट्रॉय किया था। तो अब हम लोग उससे डील करते कि हुआ क्या था। यहाँ से इम्पोर्टेंट है, द श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च्ड पार्टीज एंड स्ट्रगल फॉर द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। जैसे ही सिंघाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बता दिया गया था श्रीलंका में, उसी वक्त से लोगों के बीच में कन्फ्लिक्ट हो गया था, क्योंकि बाकी जो 13% लोग थे तमिल स्पीकर, उनको ये चीज़ स्टार्टिंग से ही खल रहा था कि श्रीलंका में सिंघाला ही लैंग्वेज को क्यों बनाया गया ऑफिशियल लैंग्वेज। 1956 में ऐसा किया गया था, ये भी इम्पॉर्टेंट है। 1948 में इंडिया को 1947 में इंडिया को इंडिपेंडेंट मिला था और 1948 में श्रीलंका को इंडिपेंडेंट मिला था। तो अब यहाँ हम लोगों को देखना है कि वो जो हुआ था सिविल वार, इसमें यहाँ दिया गया है कि जो सिंघाला को जैसे ही ऑफिशियल लैंग्वेज बताया गया था उस वक्त से ही कन्फ्लिक्ट स्टार्ट था। अब दिया हुआ है तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर रीजनल ऑटोनॉमी एंड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब्स और एजुकेशन, इन दोनों चीज़ पे भी इसका इफ़ेक्ट पड़ा था, ताकि जो श्रीलंका है वो सही से वर्क करे। बट देयर डिमांड फॉर मोर ऑटोनॉमी टू प्रोविंस पॉपुलेटेड बाय द तमिल वे रिपीटेडली डिनाइड। मतलब यहाँ ये दिया गया है कि सिंघाला जैसे ही मेजोरिटरिज्म मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज बना, कन्फ्लिक्ट स्टार्ट था। लोगों के मन में ये चीज़ तो था ही कि उसको ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया है, उसके अलावा अब उन लोगों को जॉब और एजुकेशन इन दोनों चीज़ में भी दिक्कतें आ रही थी। वो बार बार इस चीज़ के ऑटोनॉमी के लिए डिमांड कर रहे थे, लेकिन बार बार तमिल्स जो हैं उनको डिनाई कर दिया जाता था, मना कर दिया जाता था। बाय 1980 सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वेयर फॉर्म्ड। 1980 में बहुत सारे राजनीतिक ऑर्गेनाइजेशन बने डिमांडिंग एन इंडिपेंडेंट तमिल इलम। इलम मतलब होता है स्टेट,
मतलब 1980s में जो है बहुत सारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बने जो कि इंडिपेंडेंट तमिल, मतलब तमिल स्पीकर जो थे उनको अपना इंडिपेंडेंट स्टेट चाहिए था, नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ श्रीलंका, नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका में, जहाँ से सबसे पहले देखिए इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ रहा है, सबसे पहला सिंघाला को 1956 में एक ऑफिशियल लैंग्वेज श्रीलंका में बता दिया गया था। 1948 में श्रीलंका को इंडिपेंडेंट मिला था। उसके अलावा जैसे ही सिंघाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया, तमिल स्पीकर जो थे बचे हुए 18%, जिसमें इंडियन तमिल स्पीकर और क्रिश्चियन आ रहे थे, उन लोगों को इस चीज़ से स्टार्टिंग से ही दिक्कत था। उसके अलावा जब उन्होंने उनसे डिमांड किया एजुकेशन और अपॉर्चुनिटी के लिए, जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए, तो उन लोगों को बार बार डिनाई किया गया। उसके अलावा फिर 1980 में बहुत सारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुए जो कि इंडिपेंडेंट तमिल स्टेट का डिमांड कर रहे थे, नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट श्रीलंका के। यहीं पे दिया हुआ है द डिस्ट्रस्ट बिटवीन टू कम्युनिटी टर्न इनटू वाइड स्प्रेड कन्फ्लिक्ट। ये दोनों पार्टीज यानी सिंघाला लैंग्वेज स्पीकर और तमिल स्पीकर, इन दोनों के जो बात में विवाद हुआ, यानी वो उनका हेल्प नहीं कर रहे थे जॉब और एजुकेशन, या फिर जितना चीज़ वो डिमांड कर रहे थे उसको वो डिनाई करके, यही बाद में कन्वर्ट होके टर्न होके एक सिविल वॉर बन गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि श्रीलंका में क्या हुआ था जिससे कि ये सिविल वॉर हुआ। यही था कि जितना तमिल स्पीकर था उनके नीड और डिमांड को बार बार डिनाई किया जा रहा था, इसलिए वहाँ पे सिविल वॉर हुआ था। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था ये 5 मार्क का। अब आगे हम लोगों को पढ़ना है एकोमोडेशन ऑफ बेल्जियम। सबसे पहला चीज़, एकोमोडेशन मतलब होता क्या है? एकोमोडेशन मतलब होता है अरेंजमेंट। किस तरह से वहाँ, जैसे श्रीलंका में एक ही बार सिविल वॉर हो गया, यहाँ सिविल वॉर तो नहीं हुआ लेकिन बार बार डिमांड हो रहा था लोगों का, लोगों को दिक्कत आ रहा था पावर शेयरिंग में। तो सबसे पहले 4 जो है यहाँ पे एलिमेंट्स बनाए गए बेल्जियम मॉडल का। सबसे पहला है Constitution prescribes that the number of Dutch and French speaking ministers shall be equal in central government। सबसे पहला बात ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है बेल्जियम का, वो ये लिख दिया कि जो डच और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट में वो इक्वल होंगे, ताकि अगर किसी भी बात को उठाया जाएगा तो डच के भी उतने ही लोग रहेंगे जितना फ्रेंच के रहेंगे, और दोनों पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं अपनी अपनी बातें इक्वल सेंट्रल गवर्नमेंट में रख सकते हैं। दूसरा है Many power of the central government has been given to state government of the 2 region of the country। कंट्री का 2 रीजन कौन सा था? एक था बेल्जियम और एक था ब्रसेल, उसी का कैपिटल। तो जो कंट्री का जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या किया, पावर जो है स्टेट गवर्नमेंट के पास दिया था कि अगर इस स्टेट में कोई दिक्कत आता है या ब्रसेल में या बेल्जियम में, तो दोनों जगह से बातें उठाई जा सकती हैं। तीसरा मॉडल था ब्रसेल हैज़ अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटीज़ हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशंस। मतलब ब्रसेल जो था बेल्जियम का कैपिटल, उसका अपना जो था अलग रिप्रेजेंटेटिव था, सेपरेट गवर्नमेंट था, और जो कम्युनिटी था वहाँ पे इक्वल रिप्रेजेंटेशन का था। इसके अलावा जो 4th मॉडल था वो है अपार्ट फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट देयर इज़ अ 3rd काइंड ऑफ गवर्नमेंट, दैट इज़ कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट वाला भी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो आपको 3 मार्क वाले क्वेश्चन में आएगा। तो इम्पॉर्टेंट ये है इसमें कि जो ये तीनों अरेंजमेंट जो हम लोग पढ़े उसके बारे में ये है कि चौथा जो था ना कम्युनिटी गवर्नमेंट, उसमें डच, फ्रेंच और जर्मन स्पीकिंग किसी भी लैंग्वेज के लोग हो सकते हैं, मैटर नहीं करता कि वो लोग कहाँ रहते हैं, उनके पास कल्चरल, एजुकेशन और लैंग्वेज रिलेटेड इशू के लिए पावर था। वो जब चाहें इस चीज़ पे पावर पे अपना स्टेप ले सकते हैं वो जो चाहें। इसके इम्पोर्टेंट में एकोमोडेशन में एक चीज़ ये भी था कि जो बिटवीन 1970 और 1993 ये जो कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो 4 बार अमेंडमेंट किया गया था, क्योंकि ये जो सेटअप था वो सही से नहीं हो रहा था। तो 4 बार इसको 4 बनाया गया, 4 टाइम सही किया गया, तो ये मेन उभर के आया। तो सबसे पहला यही था कि 1970 से 1993 में 4 बार इसको अरेंजमेंट किया गया, जिसमें कि 4 मॉडल्स निकल के आए। पहला ये कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब किया कि डच और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर जो है वो गवर्नमेंट में इक्वल होंगे। दूसरा ये था कि बहुत सारा पावर जो था सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर के स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया गया था, दोनों अलग अलग रीजन्स में। तीसरा था ब्रसेल के पास सब पावर अपना अलग था, क्योंकि वो कैपिटल था, उसका अपना सब था, कम्युनिटी और इक्वल रिप्रेजेंटेशन। और 4th वन ये है कि अपार्ट फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, मतलब सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा तीसरा फॉर्म बनाया गया गवर्नमेंट का, तीसरा काइंड बनाया गया, जिसमें कम्युनिटी गवर्नमेंट थे। वो किसी भी लैंग्वेज से हो सकते थे, डच, फ्रेंच और जर्मन स्पीकिंग, कहाँ रहते हैं उससे मतलब नहीं है, और उनके पास जो पावर था वो कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इशू को लेके था। अब नीचे हम लोगों को दिया गया है व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम दीज 2 स्टोरी ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका। इस दोनों स्टोरी बेल्जियम और श्रीलंका के स्टोरी से हम लोग क्या समझे?
बोथ आर डेमोक्रेसीज, मतलब दोनों जगह लोकतंत्र था। येट दे डील्ड विथ क्वेश्चन ऑफ पावर शेयरिंग डिफरेंटली, इन दोनों देशों ने दूसरे तरीके के ढंग से पावर शेयरिंग को अपनाया। इन बेल्जियम द लीडर हैव रियलाइज दैट द यूनिटी ऑफ ए कंट्री इज पॉसिबल ओनली बाय रिस्पेक्टिंग द फीलिंग एंड इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट कम्युनिटी एंड रीजन्स। दिया हुआ है कि जो बेल्जियम के जो नेता लोग थे वो ये समझे कि अगर किसी भी कंट्री को पीस से रहना है तो वहाँ के जितने लोग हैं उनके फीलिंग को और इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए ही कोई भी फाइनल स्टेप लिया जाएगा। सच अ रियलाइजेशन रिजल्टेड इन म्यूचुअल एक्सेप्टेंस अरेंजमेंट फॉर पावर शेयरिंग। दिया हुआ है तो इस तरह के जो स्टेप्स लिए गए, एकोमोडेशन या अरेंजमेंट किए गए, तो इससे क्या हुआ कि कोई सिविल वॉर या कुछ नहीं हुआ। जबकि यहाँ दिया हुआ है श्रीलंका सोज अस कंट्रास्टिंग एग्जाम्पल, क्योंकि श्रीलंका बार बार कन्फ्लिक्ट वाला एग्जाम्पल दे रहा था कि एक को फ़ायदा था लेकिन दूसरे को नहीं, एक से दूसरे का सिर्फ नुकसान ही था। इट्स शो अस दैट इफ अ मेजॉरिटी कम्युनिटी वांट्स टू फोर्स इट्स डोमिनेंस ओवर द अदर, रिफ्यूजेज द पावर शेयर, अंडरमाइन द यूनिटी ऑफ द कंट्री। मतलब अगर हम लोग दूसरे लोग को ध्यान में रखते हुए कोई अगर स्टेप ले रहे हैं तो डेफिनेटली वो किसी के लिए बेनिफिशियल होगा। लेकिन श्रीलंका में सिर्फ एक को ही बूस्ट किया जा रहा था, वो था सिंघाला, जो कि आगे जाके कंट्री के यूनिटी मतलब एकता को धीरे धीरे तोड़ दिया। चलिए अब हम लोगों को दो चीज़ पढ़ना है, वो है पावर शेयरिंग का प्रूडेंशियल और मोरल रीजन। इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहला चीज़ कि प्रूडेंशियल रीजन और मोरल रीजन, इन दोनों के बारे में हम लोगों को पढ़ना क्या है। वो ये है कि जो पावर शेयरिंग है वो डिजायरेबल था। क्यों डिजायरेबल था? तो उसके रीजन्स ये है कि अगर पावर शेयरिंग नहीं होगा तो वो कन्फ्लिक्ट अराइज तुरंत हो जाएगा। तो सबसे पहला चीज़ इसमें पावर शेयरिंग का प्रूडेंशियल रीजन ये है, पावर शेयरिंग इज़ गुड बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन टू सोशल ग्रुप्स। पावर शेयरिंग जो है वो डिजायरेबल इसलिए है क्योंकि वो दो सोशल ग्रुप्स के बीच में कन्फ्लिक्ट्स को घटाता है। दूसरा, पावर शेयरिंग इज़ अ गुड वे टू इंश्योर स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। तीसरा, पावर शेयरिंग इज ए वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। इस दोनों का अगर आपको डिफ्रेंशिएट चाहिए प्रूडेंशियल और मोरल रीजन का, तो आपको सब चीज़ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। आपको डिस्क्रिप्शन में फुल चैप्टर का फुल नोट्स, उसके अलावा 1 पेज नोट्स जिसमें आपको फुल चैप्टर का पूरा आइडिया लग जाएगा कि हम लोगों को पढ़ना क्या है, वो आप अपने टेस्ट में पढ़ के जा सकते हैं। तीसरा, कोई चीज़ जो कि डिफरेंट करके टेबुलर फॉर्म में आता है तो उसका भी वहाँ पे लिंक दिया रहेगा, जिसको आप चेक जरूर करिएगा। तो यही कुछ चीज़ें थी जो पावर शेयरिंग का प्रूडेंशियल और मोरल रीजन था। इसके अलावा ये 3 मार्क के क्वेश्चन में आप उस सवाल का सैंपल सेट चेक कर सकते हैं लास्ट में जब आपको आएगा, तो ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। लास्ट एंडिंग ऑफ द चैप्टर फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग क्या होता है ये बता चुके हैं हम लोग। 2 जगह के बारे में पढ़े हम लोग, बेल्जियम और श्रीलंका, वहाँ पे क्या कन्फ्लिक्ट्स आए, क्या मेजोरिटरिज्म होता है, उसके अलावा सिविल वॉर हुआ, उसके अलावा फिर एकोमोडेशन हुआ, उसके बाद हम लोग प्रूडेंशियल एंड मोरल रीजन पढ़े। अब हम लोग लास्ट आ गए हैं इस चैप्टर के फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। देयर आर 4 फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। पावर इज शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स और डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी, प्रेशर ग्रुप एंड मूवमेंट्स। सबसे पहला, पावर इज शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। इसमें 2 होता है ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट का, एक होता है हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग एंड एक होता है वर्टिकल पावर शेयरिंग। हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग में आ जाता है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बारे में हम लोग सबसे पहले ही चैप्टर में बात की कि लेजिस्लेचर का काम होता है कोई लॉ बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम होता है उस लॉ को इम्प्लीमेंट करना, और जुडिशरी का काम होता है कि अगर कोई लॉ तोड़ रहा है तो उस पर अपना डिसीजन देना। इसके अलावा आप इसको खुद पढ़िए, आपको समझ नहीं आता तो कमेंट करिए, आपको वहीं पे आंसर मिल जाएगा। तो पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग क्या है उसके बारे में लिखिए। आपको सिर्फ लिखना है कि पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। एग्जांपल्स, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। लेवल ऑफ गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट एंड यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। उसके अलावा तीसरी चीज़ जो आती है इसमें एग्जाम्पल सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के अलावा आप फेडरल गवर्नमेंट भी दे सकते हैं। तीसरा आता है पावर में ऑल्सो बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। सोशल ग्रुप्स कैसे? जैसे हम लोग एकोमोडेशन ऑफ बेल्जियम में पढ़े थे कि 3 डच फ्रेंच लैंग्वेज होने के अलावा एक तीसरा ग्रुप बनाया गया जो कि था कम्युनिटी गवर्नमेंट। वही यहाँ पे समझाया गया कि रीजनल और लिंग्विस्टिक ग्रुप, जैसे बेल्जियम का एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम, ये गुड एग्जाम्पल है इसका सोशल ग्रुप का। ये पावर में भी ऑल्सो शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। और फोर्थ वन, पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन बी सीन इन द वे पॉलिटिकल पार्टी, प्रेशर ग्रुप एंड मूवमेंट।
इसका सीधा एग्जांपल है कोलिशन गवर्नमेंट, मतलब जब दो पॉलिटिकल पार्टी साथ में आके एक गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं उसी को कहा जाता है पॉलिटिकल पार्टी या प्रेशर ग्रुप के बीच में पावर शेयरिंग। यहाँ पे जैसे दिया गया है, व्हेन 2 और मोर पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म एन अलायंस टू कंटेस्ट इलेक्शन, जब 2 और उससे ज़्यादा पार्टी एक साथ आके इलेक्शन लड़ते हैं तो उसी को कहा जाता है कोलिशन गवर्नमेंट। तो सबसे पहला फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग में क्या है, इन मॉडर्न डेमोक्रेसी देयर आर 4 फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। फर्स्ट वन, पावर इज शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, एग्जाम्पल्स आर लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। अगर आपसे एग्जाम में पूछ देता है डिफरेंस बिटवीन हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, तो आप ये मत सोचिएगा कि हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या होता है, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइन, ये याद रखिएगा। तो इस तरह से याद रखिए कि हॉरिजेंटल मतलब लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। सेकेंड वन, पावर कैन बी शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, सेंट्रल, यूनियन, फेडरल, ये सब एग्जाम्पल हो जाता है पावर इज शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। थर्ड, यहाँ हम लोग पढ़े थे पावर में बी ऑल्सो शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट रीजनल एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप, एग्जाम्पल कम्युनिटी गवर्नमेंट, जो कि हम लोग एकोमोडेशन ऑफ बेल्जियम में पढ़ चुके हैं। फोर्थ वन इज पावर इज शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप एंड मूवमेंट, एग्जाम्पल कोलिशन गवर्नमेंट। तो कोलिशन गवर्नमेंट का एग्जाम्पल अभी हम लोग बंगाल इलेक्शन में देखे थे कि कांग्रेस जो है वो तृणमूल कांग्रेस के साथ जुड़ के ही इलेक्शन लड़ रहा था। तो इसका एग्जाम्पल यही हो जाएगा कि जो डिफरेंट पार्टीज और प्रेशर ग्रुप्स जो हैं उनके बीच में जो इलेक्शन लड़ा जाता है कोलिशन गवर्नमेंट के थ्रू, उसी को कहा जाता है पावर शेयरिंग का एक और एग्जाम्पल, जो कि है डिफरेंट पार्टीज और पॉलिटिकल ग्रुप के थ्रू इलेक्शन, पार्टीज और पॉलिटिकल ग्रुप के थ्रू पावर को शेयर करना। तो चारों आपको समझ आ गया होगा, नोट्स मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। तो यहीं पे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। कोई क्वेश्चन आंसर इसका बहुत इजी है। डायरेक्ट है, व्हाट इज डिफरेंस फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग मॉडर्न डेमोक्रेसी, गिव एन एग्जांपल ऑफ विच, 5 मार्क क्वेश्चन, याद रखिएगा ये। इसी तरह से बहुत इजी चैप्टर में इसमें क्वेश्चन है। ये बुक आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, बुक के अलावा भी आपका एग्जाम में भी एसएसटी में बहुत इजी क्वेश्चन रहते हैं, आप अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। फेडरलिज्म चैप्टर सेकंड वो भी बहुत ईजी है, इससे भी आसान तरीके से वो आपको समझाया जाएगा। और अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट जरूर करें, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर हिट करें। थैंक यू।